कहानी की शुरुआत होती है एक अस्पताल से, जहां जूली एक इंटर्न नर्स के रूप में काम करती है। उसका रोज का काम मरीजों को खाना देना और उनकी देखभाल करना होता है। लेकिन इस बार जब वह एक मरीज को खाना देने उसके कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि बिस्तर खाली पड़ा है, मरीज वहां नहीं होता। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर एक पुराने बंद पड़े वार्ड के दरवाजे पर लगी सील टूटी हुई देखती है। ये देखते ही उसे समझ आ जाता है कि मरीज वहीं गया होगा। वह उस कई सालों से बंद पड़े वार्ड में पहुंचती है और सचमुच उस मरीज को अकेले बिस्तर पर बैठा हुआ पाती है। जूली को लगता है कि शायद कुछ दिनों बाद होने वाली अपनी सर्जरी को लेकर वह बहुत परेशान है, लेकिन तभी वह बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा देता है। मोबाइल की स्क्रीन पर 19 घंटे 43 मिनट का एक काउंटडाउन चल रहा होता है। जूली हैरान होकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। मरीज बताता है कि यह एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो इंसान की मौत का समय बताता है। पहले तो जूली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन वह कहता है कि शुरुआत में उसे भी ऐसा ही लगा था। फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसे इस ऐप पर यकीन करना ही पड़ा। कुछ दिन पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्टी में गया था। वहां सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बोरियत दूर करने के लिए किसी ने काउंटडाउन नाम का एक ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया। इस ऐप का दावा था कि यह हर इंसान की मौत तक बचा हुआ समय बता सकता है। तभी उनमें से एक लड़की ने मजाक में एक शर्त रखी। उसने कहा कि सब लोग यह ऐप डाउनलोड करेंगे और जिसका समय सबसे कम निकलेगा वही टेबल पर रखी सारी शराब अकेले पिएगा। समय बिताने के लिए सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं। ऐप इंस्टॉल करते समय एक लंबा यूजर एग्रीमेंट सामने आता है, लेकिन एमा बिना पढ़े ही तुरंत आई एग्री पर टैप कर देती है। इसके बाद सभी के मोबाइल पर अलग अलग समय दिखाई देता है। किसी के पास 63 साल, किसी के पास 32 साल बचे होते हैं, लेकिन एमा का समय सबसे कम निकलता है। उसके पास सिर्फ 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही बचे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि अब टेबल पर रखी सारी शराब उसी को पीनी पड़ेगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड आगे आता है और एमा की जगह खुद सारी शराब पी जाता है। उस वक्त उन सभी को यह सिर्फ एक मजाक और टाइम पास वाला खेल ही लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद एमा अपने बॉयफ्रेंड को नशे में देखकर कहती है कि बेहतर होगा वे पैदल ही घर चले जाएं। लेकिन असल में उसे उस ऐप में दिख रहे मौत के समय की चिंता सता रही होती है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा होता है और जिद करके कार चलाने का फैसला करता है। एमा उसकी बात से नाराज हो जाती है और कार का दरवाजा खोलकर खुद सड़क पर उतर जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिद को नजरअंदाज करते हुए तेजी से कार दौड़ा देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। जब एमा अपने घर पहुंचती है तभी उसके मोबाइल से अचानक एक बेहद डरावनी और तेज आवाज आने लगती है। परेशान होकर वह मोबाइल बंद कर देती है। स्क्रीन पर अब सिर्फ 1 मिनट का समय बचा हुआ दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब वह पानी पी रही होती है तभी मोबाइल फिर से उसी डरावनी आवाज के साथ बज उठता है। एमा जैसे ही फोन उठाने की कोशिश करती है, अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा लेती है और अगले ही पल पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है उसी पल एमा की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड भी एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। जिस सीट पर कुछ देर पहले एमा बैठने वाली थी उसी जगह से एक नुकीली लोहे की रॉड आर पार निकल जाती है। अगर एमा कार में होती तो उसकी मौत वहीं हो जाती। अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह ऐप सचमुच मौत का समय बताता है। अब उसके अपने काउंटडाउन की आखिरी तारीख और उसकी सर्जरी का दिन एक ही होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मौत ऑपरेशन थिएटर में ही होने वाली है। जूली उसे समझाती है कि यह ऐप किसी शरारती इंसान ने लोगों को डराने के लिए बनाया होगा और अब तक जो कुछ हुआ है वह शायद सिर्फ एक संयोग हो। उसकी बातें सुनकर वह कुछ देर के लिए खुद को संभाल लेता है। इसी बीच जूली अपना स्थायी नौकरी वाला एग्जाम पास कर लेती है, इसलिए अस्पताल के सभी साथी मिलकर उसे बधाई देते हैं। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी अस्पताल में अचानक इमरजेंसी आ जाती है। एक महिला जिसकी हालत देखकर साफ लग रहा होता है कि उसने किसी जहरीले नशे का सेवन किया है, लड़खड़ाती हुई अस्पताल के अंदर आती है। सीनियर नर्स तुरंत जूली से 2 मिलीग्राम नालोक्सोन तैयार करने को कहती है और बिना एक पल गंवाए वह इंजेक्शन उस महिला को लगा देती है। जैसे ही दवा धीरे धीरे उस महिला की नसों में पहुंचती है वह तुरंत होश में आ जाती है। लेकिन ड्यूटी खत्म होने के बाद जूली अपने मन की उत्सुकता को रोक नहीं पाती और अपने मोबाइल में वही काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर लेती है। बाकी लोगों की तरह वह भी बिना यूजर एग्रीमेंट पढ़े सीधे आई एग्री पर टैप कर देती है। ऐप खुलते ही उसकी स्क्रीन पर दिखता है कि उसके पास अब 3 दिन से भी कम का समय बचा है। जूली इसे मजाक समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर जाकर अपनी नौकरी से जुड़े कागज भरने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपनी जन्म तिथि याद ही नहीं है। मजबूर होकर वह अपने पुराने घर जाती है ताकि जन्म प्रमाण पत्र ढूंढ सके। वहां उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। जूली की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम क्लो है। माँ की मौत के बाद दोनों बहनों के बीच हमेशा से दूरियां बनी हुई थी। उनकी बातचीत की आवाज सुनकर उनके पिता की नींद खुल जाती है। वह आते ही दोनों को डांट देते हैं। इसके बाद वह जूली से कहते हैं कि अगर इस शनिवार उसे समय मिले तो दोनों मिलकर उसकी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने चलेंगे। जूली उनकी बात मान लेती है। फिर अपने पिता से विदा
लेकर वहां से निकल जाती है। अगला दिन उस मरीज की सर्जरी का होता है। उसके मोबाइल में अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा होता है। पहली बार उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। वह बैसाखी के सहारे अस्पताल से भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके मोबाइल से फिर वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह स्क्रीन पर नजर डालता है जहां लिखा होता है, आपने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। ये देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने लगे शीशे में उसे काला साया दिखाई देता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर जैसे ही दोबारा शीशे की तरफ देखता है, वह काला साया ठीक उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है और अगले ही पल तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। यह नजारा देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और घबराकर भागते हुए सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। अब उसके काउंटडाउन में सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बचा होता है। तभी अचानक उसे अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड एमा सामने खड़ी दिखाई देती है। वह धीरे से उसका नाम पुकारता है, लेकिन एमा बस अपना सिर हल्का सा घुमाती है और फिर उल्टे पैरों से उसकी तरफ चलने लगती है। अगले ही पल अस्पताल की गलियों में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड बाद उसका मोबाइल ऊपर से गिरकर जमीन पर आ पड़ता है। अगले दिन जब जूली अस्पताल पहुंचती है तो सीनियर नर्स से उसे उसकी मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है और उसे तुरंत उस काउंटडाउन ऐप की बात याद आ जाती है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। सच्चाई जानने के लिए वह कमरे की सफाई कर रही नर्स को किसी बहाने से वहां से भेज देती है और उसके सामान में से उसका मोबाइल ढूंढ निकालती है, लेकिन मोबाइल पासवर्ड से लॉक होता है। इसके बाद जूली सीधे अस्पताल के मुर्दा घर पहुंचती है। वह उसकी लाश बाहर खींचती है और ऊपर से ढकी चादर हटा देती है। सबसे पहले वह उसकी उंगली से फिंगरप्रिंट अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह उसके दोनों हाथों से उसकी पलकों को खोलती है और मोबाइल उसके चेहरे के सामने ले जाकर फेस अनलॉक करने की कोशिश करती है। इस बार मोबाइल खुल जाता है। स्क्रीन पर काउंटडाउन पूरी तरह शून्य हो चुका होता है। तभी अचानक उसकी लाश का हाथ हल्का सा हिलता है और मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। जूली घबराते हुए झुककर मोबाइल उठाती है, लेकिन जैसे ही वह सिर ऊपर करती है, देखती है कि वह मृत आदमी सीधे उसकी तरफ घूर रहा है। उसकी आंखों की हल्की हरकत साफ बता रही होती है कि उसके सामने कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भयानक लाश है। जूली किसी तरह अपने डर पर काबू पाती है और उसकी लाश को दोबारा पहले की तरह रख देती है, लेकिन उस घटना के बाद उसका मन पूरी तरह डर से भर जाता है, क्योंकि अब उसके अपने काउंटडाउन में भी बहुत कम समय बचा होता है। सबसे डराने वाली बात यह होती है कि जिस दिन उसका समय खत्म होने वाला है, वही दिन उसकी माँ की कब्र पर जाने का भी तय होता है। मौत से बचने के लिए वह अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि शनिवार को उसकी ड्यूटी है, इसलिए कब्र पर जाने का दिन बदल देते हैं। लेकिन फोन रखते ही उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, आपने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। ये संदेश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह अस्पताल के एक वार्ड के सामने से गुजर रही होती है तो अंदर उसे एक लंबा सा काला साया खड़ा दिखाई देता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा उस तरफ देखती है, वह साया अचानक गायब हो चुका होता है। इसके बाद वह डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर मरीज को देखने जाती है, लेकिन तभी वहां मौजूद मरीज अचानक अजीब हरकतें करने लगता है। तभी डॉक्टर अचानक जूली को रोक कर कहता है, याद है तुम्हें इस अस्पताल में नौकरी दिलाने के लिए मैंने कितनी अच्छी सिफारिश की थी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है। इसके बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे और भी घटिया होता जाता है। जूली तुरंत उसे जोर से धक्का देकर खुद को उससे अलग कर लेती है। जब डॉक्टर समझ जाता है कि उसकी चाल नहीं चलेगी और अगर बात बाहर गई तो अस्पताल में उसकी बदनामी हो सकती है, तब वह मजबूरी में जूली से माफी मांग लेता है। बाहर निकलने के बाद जूली सब कुछ सीनियर नर्स को बताना चाहती है, लेकिन तभी डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और बात को बीच में ही दबा देता है। मजबूर होकर जूली यह अपमान अपने दिल में ही दबा कर रह जाती है। घर पहुंचने के बाद वह पूरी रात इंटरनेट पर उस काउंटडाउन ऐप के बारे में जानकारी खोजती रहती है। वह हर तरीका आजमाती है, लेकिन किसी भी तरह उस ऐप को अपने मोबाइल से हटाने में सफल नहीं हो पाती। तभी जैसे ही वह अपना लैपटॉप बंद करती है, अचानक उसे अपने सामने उस मरे हुए मरीज की डरावनी झलक दिखाई देती है। जूली बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे की लाइट जलाती है, वह साया पल भर में गायब हो जाता है। अब उसका डर इतना बढ़ चुका होता है कि उसे अपना ही कमरा सुरक्षित नहीं लगता। गुस्से में वह अपना मोबाइल जमीन पर पटककर पूरी तरह तोड़ देती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही टूटी हुई स्क्रीन अचानक फिर से अपने आप जल उठती है। उस रात जूली अपनी कार में ही सोती है। अगली सुबह उसकी छोटी बहन क्लो कार की खिड़की खटखटाकर उसे जगाती है। क्लो बताती है कि उनके पिता काम से बाहर गए हुए हैं और वह पड़ोस वाली महिला के घर नहीं रहना चाहती, इसलिए कुछ दिन अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। लेकिन जूली खुद उस रहस्यमयी ऐप की वजह से बुरी तरह परेशान होती है, इसलिए वह मजबूरी का बहाना बनाकर क्लो को अपने साथ रखने से मना कर देती है। इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की उम्मीद में जूली एक मोबाइल की दुकान पर जाकर नया फोन और नया सिम कार्ड खरीदी है। दुकान का मालिक उससे कहता है कि अगर वह $100 दे दे तो वह फोन को जेल ब्रेक करके उसमें मनचाहा कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन जूली उसकी बात ठुकरा देती है।
जब वह नए मोबाइल को चालू करती है और उसमें काउंटडाउन ऐप दिखाई नहीं देता तो वह राहत की लंबी सांस लेती है। राहत की लंबी सांस लेते ही जूली के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह दुकान से बाहर निकलने लगती है अचानक उसके मोबाइल से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। वह घबराकर स्क्रीन देखती है और हैरान रह जाती है क्योंकि काउंटडाउन ऐप फिर से अपने आप उसके नए मोबाइल में दिखाई देने लगा है। जूली तुरंत पलटकर दुकान के मालिक से पूछती है, ये आखिर है क्या? ये मेरे नए फोन में फिर से कैसे आ गया? लेकिन दुकान का मालिक भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह जूली को शांत रहने के लिए कहता है और खुद उस ऐप को हटाने की कोशिश करता है। तभी घबराहट में जूली के मुंह से निकल जाता है कि इस ऐप को डिलीट करना मना है। इतना कहते ही उसे एहसास हो जाता है कि उसने ऐसी बात कह दी है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बिना कुछ और बोले अपना मोबाइल उठाती है और मायूस होकर दुकान से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही दुकान में मौजूद एक युवक की दिलचस्पी उसके अंदर जाग जाती है। कार में बैठने के बाद भी जूली का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ होता है। तभी उसकी नजर कार के रिवर्स कैमरे की स्क्रीन पर पड़ती है जहां एक काला साया खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह दोबारा सामने देखने लगती है अचानक दो काले हाथ पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। जूली बुरी तरह घबरा जाती है और घबराहट में उसका पैर गलती से एक्सीलेटर पर पड़ जाता है। कार तेजी से पीछे जाती है और सड़क किनारे खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी का मालिक गुस्से में नीचे उतरकर उससे झगड़ा करने आता है। तभी दुकान में मौजूद वही युवक दौड़ता हुआ बाहर आता है। वह अपनी जैकेट उतारकर लड़ने के अंदाज में उसके सामने खड़ा हो जाता है। यह देखकर वह आदमी बिना कोई झगड़ा किए वहां से चुपचाप चला जाता है। बाद में वह युवक जूली को बताता है कि उसने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि वह भी उसी रहस्यमयी ऐप की मुसीबत में फंसा हुआ है। एक दूसरे के बारे में और जानने के लिए दोनों पास के एक बार में जाकर बैठते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि दोनों के मोबाइल पर यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन वाला नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी शुरुआत में यूजर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। जूली को यकीन हो जाता है कि उसी एग्रीमेंट के अंदर इस रहस्य का कोई न कोई जवाब जरूर छिपा है, लेकिन अब उसे दोबारा खोलकर पढ़ने का कोई तरीका नहीं बचा है। तभी पास में बैठा एक शराबी उनकी बातचीत बीच में ही रोक देता है। उसकी बात सुनकर उस युवक के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर किसी नए इंसान से यह ऐप डाउनलोड करवाया जाए तो यूजर एग्रीमेंट दोबारा देखा जा सकता है। इसके बाद वह बार में मौजूद लोगों से पूछना शुरू कर देता है कि क्या किसी ने हाल ही में ऐसा ऐप सुना है जो इंसान की मौत का समय बता देता हो। तभी वही शराबी उसकी बात में दिलचस्पी दिखाता है। युवक उसे काउंटडाउन ऐप का नाम बताता है और शराबी तुरंत उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करने लगता है। सारी परमिशन देने के बाद आखिरकार यूजर एग्रीमेंट फिर से स्क्रीन पर दिखाई देता है। इससे पहले कि शराबी आई एग्री पर टैप करे, दोनों जल्दी से उसका मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हैं और पूरा एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ने लगते हैं। उसे पढ़ने के बाद युवक को एक अहम बात समझ में आती है। उसने अगले दिन ट्रेन से अपने भाई से मिलने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐप उसी सफर के दौरान उसकी मौत दिखा रहा था, इसलिए उसने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। उसी तरह जूली ने भी अपनी माँ की कब्र पर पिता और छोटी बहन क्लो के साथ जाने का कार्यक्रम बदल दिया था। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर कोई इंसान अपने तय रास्ते या किस्मत से बचने की कोशिश करता है तो यह ऐप उससे यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन मानता है और उसके पीछे पड़ा वह रहस्यमयी दानव खुद उसे मारने निकल पड़ता है। इस डरावने रहस्य से छुटकारा पाने के लिए दोनों अस्पताल के अंदर बने चर्च में मौजूद पादरी के पास पहुंचते हैं, लेकिन पादरी साफ कह देता है कि इस तरह की शैतानी और अलौकिक घटनाओं से निपटना उसके बस की बात नहीं है। हालांकि वह उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का पता देता है जिसे इस तरह के मामलों का ज्यादा अनुभव है। दोनों जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं तभी सीनियर नर्स जूली को आवाज देकर कहती है कि उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया गया है। जूली जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचकर बैठती है, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डॉक्टर जिसने पहले उसके साथ गलत हरकत की थी, अपनी बदनामी से बचने के लिए पहले ही झूठी शिकायत कर चुका होता है। वह अस्पताल के अधिकारियों से कहता है कि जूली ही उसे बहकाने और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। बिना पूरी सच्चाई जाने अस्पताल प्रबंधन तुरंत फैसला सुनाता है और जूली को उसी समय नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ वह युवक वॉशरूम से बाहर निकल ही रहा होता है कि अचानक उसके साथ भी एक डरावनी अलौकिक घटना होने लगती है। लेकिन ठीक उसी समय एक रहस्यमयी आदमी वहां पहुंच जाता है और उसकी मौजूदगी से वह भयानक साया अचानक गायब हो जाता है। उसी आदमी के आने से वहां का डरावना माहौल अचानक टूट जाता है। कुछ देर बाद जूली बाहर आती है और देखती है कि वह युवक गहरी सोच में पूरी तरह खोया हुआ है। इसके बाद दोनों शहर के दूसरे चर्च
चर्च में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात फादर जॉन से होती है। जूली कहती है कि उसे पता है उनकी बातों पर यकीन करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही फादर जॉन उसे रोक देते हैं। वह कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी बात सच हो। फिर वह बताते हैं कि उन्होंने खुद कभी ऐसी अलौकिक घटना का सामना नहीं किया, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कई पुरानी किताबें पढ़ी हैं। दोनों की पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें एक बेहद पुरानी दास्तान याद आती है। बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार था। जब उसका राजा पिता बूढ़ा हो गया तो उसने युद्ध में सेना की कमान अपने बेटे को सौंपने का फैसला किया। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले राजकुमार एक जिप्सी औरत के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या वह बता सकती है कि वह इस युद्ध से जिंदा लौटेगा या नहीं। जिप्सी औरत ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसकी असली मौत का समय लिखा हुआ था, लेकिन साथ ही उसने राजकुमार को सख्त चेतावनी दी कि वह इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी किस्मत बदलने या अपनी जान बचाने के लिए कभी नहीं करेगा। राजकुमार ने यह शर्त मान ली और कागज खोलकर देखा, लेकिन उसमें लिखा समय उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मौत से बचने की कोशिश में उसने खुद युद्ध पर जाने के बजाय वह जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंप दी। हैरानी की बात यह थी कि उसका भाई न केवल जिंदा वापस लौटा बल्कि युद्ध में शानदार जीत भी हासिल कर ली। उधर डर से भागता हुआ राजकुमार दोबारा उसी जिप्सी औरत के पास पहुंचा। तभी वह औरत घबराई हुई बोली, मौत मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। राजकुमार ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब जिप्सी औरत ने कहा, जो मेरे पीछे आया है उसे सामान्य इंसान या मौत नहीं कहा जा सकता। जिस पल तुमने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की उसी पल एक शैतानी ताकत ने तुम्हें अपना निशाना बना लिया। फादर जॉन को लगता है कि यह काउंटडाउन ऐप उसी पुरानी जिप्सी कहानी का आधुनिक रूप है। उनका कहना था कि अगर वह इस ऐप का सोर्स कोड देख सकें तो पूरी सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। इसका मतलब साफ था कि अब उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस रहस्यमयी ऐप को हैक करके उसके अंदर छिपे कोड तक पहुंच सके, लेकिन उनमें से किसी को भी हैकिंग नहीं आती थी। तभी जूली को अचानक उस मोबाइल शॉप के मालिक की याद आती है जिसने पहले उसके फोन को जेल ब्रेक करने की बात कही थी। दोनों तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और मदद के बदले अपनी क्रेडिट कार्ड देने की पेशकश करते हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद वह आखिरकार काउंटडाउन ऐप के सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंदर मौजूद पूरा कोड लैटिन भाषा में लिखा होता है जिसे वहां मौजूद कोई भी समझ नहीं पाता। इसलिए जूली उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। इसके बाद दुकानदार एक और कोड चलाता है और ऐप में रजिस्टर हुए सभी लोगों के नाम और उनके काउंटडाउन तक पहुंच जाता है। फिर वह मजाक मजाक में जूली के काउंटडाउन में सीधे 60 साल और जोड़ देता है। यह देखकर जूली और उसका साथी एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सारी परेशानी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वे जूली की छोटी बहन क्लो का रिकॉर्ड भी खोलते हैं। पता चलता है कि उसके काउंटडाउन में जूली से सिर्फ 3 मिनट कम बचे हैं। दुकानदार उसके समय में भी सीधे 86 साल जोड़ देता है, लेकिन उसी समय क्लो बताती है कि उसकी पड़ोस वाली आंटी ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया है, इसलिए वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जूली और उसका साथी दुकानदार का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों के दिल से मौत का डर काफी हद तक निकल चुका होता है। बाहर आते समय जूली मुस्कुराकर उससे पूछती है, क्या आज की रात भी तुम अकेले रहना चाहोगे? इसके बाद वह युवक जूली के घर चला जाता है और फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर रुक जाता है। रात को सोने से पहले दोनों अपनी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। वह युवक बताता है कि उसका एक छोटा भाई था जो बचपन से ही बहुत बीमार रहता था। उसे हमेशा इस बात से जलन होती थी कि घर के सभी लोग उसी छोटे भाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक रात जब उसका भाई सो रहा था तो उसने गुस्से में उसका सबसे पसंदीदा खिलौना डायनासोर छिपा दिया। कुछ समय बाद उसके छोटे भाई की मौत हो गई और तभी से वह खुद को उस घटना का जिम्मेदार मानते हुए हर दिन अपराध बोध में जी रहा है। दूसरी तरफ जूली भी अपने बचपन का सबसे बड़ा दर्द बताती है। उसकी माँ बहुत सख्त स्वभाव की थी। एक रात जूली बिना बताए चोरी छिपे घर से बाहर खेलने चली गई। जब उसकी माँ की नींद खुली और उन्हें बेटी घर में नहीं मिली तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने उन्हें टक्कर मार दी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई। उसी हादसे के बाद से जूली भी हर दिन खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानकर जी रही थी। रात दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कह देते हैं, लेकिन आधी रात के बाद वह युवक चुपके से उठकर जूली के बिस्तर पर आकर लेट जाता है। जूली मुस्कुराते हुए उसकी मजबूत बाहों की तरफ देखती है। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। जूली उसे जगाने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन तभी असली युवक कमरे के बाहर से अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगर वह बाहर है तो बिस्तर पर उसके पास लेटा हुआ आखिर कौन है? अगले ही पल दोनों फिर से उस रहस्यमयी दानव का सामना करने लगते हैं। तभी उनके मोबाइल से वही डरावनी आवाज गूंज उठती है। वे देखते हैं कि हैकर द्वारा बढ़ाया गया उनका पूरा काउंटडाउन फिर से पहले जैसा हो चुका है। इसका मतलब साफ था कि क्लो का समय भी वापस पहले जितना ही रह गया होगा। जूली तुरंत अपनी छोटी बहन को फोन करती है, लेकिन जिस पड़ोस वाली बुजुर्ग महिला के घर क्लो रुकी हुई थी उसने अपना हियरिंग एड उतार रखा था, इसलिए उसे फोन की घंटी सुनाई ही नहीं देती। दूसरी तरफ क्लो अपने कमरे में फोन की आवाज सुन लेती है।
वह मोबाइल उठाकर जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद करती है, अगले ही पल वह दरवाजा अपने आप दोबारा खुल जाता है। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और भागकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य चीज बिस्तर के ऊपर धीरे धीरे चल रही है। अगले ही पल पूरा बिस्तर हवा में उठकर दूर जा गिरता है। तभी उसके सामने उसकी मरी हुई माँ का डरावना रूप दिखाई देता है। क्लो चीखते हुए कमरे से बाहर भागती है और ठीक उसी समय वहां पहुंची जूली और उसके साथी से टकरा जाती है। तीनों बिना देर किए उसी रात फादर जॉन के घर पहुंचते हैं। फादर जॉन उन लैटिन शब्दों की तस्वीरें ध्यान से पढ़ते हैं और उनके चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है। वह बताते हैं कि अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि यह किसी शैतानी श्राप का हिस्सा है। अगर वे यह साबित कर दें कि शैतान झूठ बोल रहा है तो यह श्राप हमेशा के लिए टूट सकता है। यानी उन्हें किसी भी तरह काउंटडाउन की भविष्यवाणी को गलत साबित करना होगा, क्योंकि वे किसी को उसकी मौत से पहले खुदकुशी करने के लिए नहीं कह सकते। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उन्हें किसी इंसान को उसके काउंटडाउन के खत्म होने के बाद भी, चाहे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही, जिंदा रखना होगा। इसके बाद फादर जॉन एक प्राचीन धार्मिक पुस्तक निकालते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें जमीन पर नमक से एक खास सुरक्षा चिन्ह बनाना होगा। फिर वह उस पर प्रार्थना और आशीर्वाद देंगे ताकि वह शैतानी ताकत उस घेरे के अंदर प्रवेश न कर सके। अच्छी बात यह थी कि फादर जॉन के पास पहले से ही भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों को दूर रखने के लिए जरूरी धार्मिक सामान मौजूद था। फादर जॉन के पास पवित्र नमक का घोल तो था, लेकिन सिर्फ नमक जमीन पर डालने से उसके उड़ जाने का खतरा था। इस बात का ध्यान फादर जॉन ने नहीं रखा था। लेकिन तभी जूली के दिमाग में एक शानदार उपाय आता है। वह कहती है कि नमक को पेंट में मिलाकर जमीन पर बनाया जाए ताकि वह अपनी जगह से हिले नहीं। सभी तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। जगह को पूरी तरह साफ किया जाता है और फादर जॉन प्रार्थना करते हुए उन्हें निर्देश देते रहते हैं। कुछ ही देर में जमीन पर एक बहुत बड़ा सुरक्षा चिन्ह बनकर तैयार हो जाता है। अब सबसे कम समय उस युवक के काउंटडाउन में बचा होता है। उसके मन में लगातार डर बना रहता है कि अगर यह तरीका काम न किया तो क्या होगा। तभी जूली उसके पास आती है और उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन देती है। इस छोटे से पल से उसके अंदर फिर से हिम्मत लौट आती है। लेकिन अगले ही पल पूरे कमरे की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। सभी समझ जाते हैं कि शैतानी ताकत वहां पहुंच चुकी है। वे तुरंत सुरक्षा चिन्ह के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वह भयानक दानव उनके पीछे प्रकट हो जाता है। जैसे ही वह सुरक्षा घेरे के पास आता है, वहां से चिंगारियां निकलने लगती हैं। इससे साफ हो जाता है कि वह पवित्र चिन्ह सचमुच काम कर रहा है। तभी अचानक उस युवक के मोबाइल से फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वह मोबाइल बंद भी कर देता है, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबकी आवाज छीन ली हो, किसी को कुछ सुनाई ही नहीं देता। तभी धीरे धीरे एक छोटा सा खिलौना डायनासोर उसकी तरफ चलता हुआ आता है। वह उसे उठाता है और सामने अपने छोटे भाई को खड़ा देखता है। वह भावुक होकर घुटनों के बल बैठ जाता है और खिलौना उसे लौटाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका छोटा भाई एक कदम पीछे हट जाता है। जैसे ही वह युवक उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है, उस बच्चे के चेहरे पर एक डरावनी शैतानी मुस्कान फैल जाती है। ये देखकर जूली उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन तभी एक भारी रैक उसके ऊपर गिर जाता है और वह उसके नीचे दब जाती है। अपनी बहन को बचाने के लिए क्लो भी दौड़ती है, लेकिन वह 2 भारी रैक के बीच फंस जाती है। जूली किसी तरह खुद को बाहर निकालती है और भागते हुए बेसमेंट से बाहर पहुंचती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि वह युवक बिल्कुल सुरक्षित सड़क पर खड़ा है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह पहले ही सुरक्षा घेरे से बाहर निकल चुका था और अब श्राप से बचना नामुमकिन है। अगले ही पल उसके मोबाइल का काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है और उसी क्षण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अपने साथी की लाश देखकर जूली पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसी हादसे में उसकी छोटी बहन क्लो भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है। जूली उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां उसके पुराने साथी बिना देर किए इलाज शुरू कर देते हैं। तभी उसकी नजर अस्पताल में चल रही टीवी की खबर पर पड़ती है। स्क्रीन पर वही ट्रेन हादसा दिखाया जा रहा होता है जिसमें उसका साथी सफर करने वाला था। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपनी यात्रा रद्द नहीं की होती तो उसकी मौत उसी ट्रेन में होती। उधर इलाज के दौरान क्लो रोते हुए कहती है कि उनकी माँ की मौत की असली जिम्मेदार वही है। उस रात माँ ने उससे पूछा था कि जूली कहाँ गई है। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने सच नहीं बताया। अगर वह उस समय बता देती तो शायद उनकी माँ उसे ढूंढने उस रास्ते पर कभी नहीं जाती। जूली अपनी बहन को गले लगाकर समझाती है कि उनकी माँ की मौत का दोष सिर्फ उस शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का था। दोनों बहनें पहली बार अपने दिल का सारा बोझ उतार देती हैं और एक दूसरे को माफ कर देती हैं। फिर जूली कहती है, हमारी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होगी, हमारी नई शुरुआत अब होगी, बिल्कुल उगते हुए सूरज की तरह। इसके बाद वह सीधे उस डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचती है जिसने उसके साथ गलत हरकत की थी। सबसे पहले वह उस दिन के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने का नाटक करती है और कहती है कि वह दोबारा अस्पताल में काम करना चाहती है। धीरे धीरे वह उसके करीब जाने लगती है और जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर भी चालाक होता है। उसे शक हो जाता है कि जूली ने कहीं कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगा रखा। जूली मुस्कुराकर कहती है, अगर यकीन नहीं है तो खुद आकर तलाशी ले लो, मैं बगल वाले खाली कमरे में इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद वह उसकी बातों में आ जाता है और उसके पीछे उस कमरे की तरफ चल पड़ता है।
जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, जूली अचानक पीछे से निकलती है और एक भारी धातु की ट्रॉली से उस पर हमला कर देती है। डॉक्टर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद जूली एक सिरिंज में मॉर्फिन की बहुत ज्यादा मात्रा भरती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी क्लो वहां पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। जूली जैसे ही डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, अचानक एक अदृश्य शैतानी ताकत डॉक्टर को पकड़कर दूर हवा में खींच ले जाती है। उसी पल जूली समझ जाती है कि उसकी योजना सही थी। डॉक्टर के मोबाइल में भी काउंटडाउन ऐप मौजूद था। अगर उसकी मौत ऐप में तय समय से पहले हो जाती तो शायद यह श्राप टूट सकता था। यह सोचकर जूली तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है जहाँ वह शैतानी ताकत डॉक्टर को घसीट कर ले गई थी। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर भागता है, जूली उसके पीछे दौड़ती है और पूरी ताकत से एक भारी ट्रॉली उसकी तरफ फेंक देती है। ट्रॉली सीधे जाकर डॉक्टर से टकराती है, लेकिन वह रहस्यमयी ताकत लगातार उसे बचाती रहती है। किसी तरह डॉक्टर वहां से फिर भाग निकलता है। अब जूली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तभी उसकी नजर पास रखी दवाइयों की अलमारी पर पड़ती है। वह तुरंत वहां से एक दवा की शीशी, एक सिरिंज और एक मार्कर पेन उठाती है और तेजी से अपनी छोटी बहन क्लो की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर क्लो की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उसके काउंटडाउन में अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। तभी वह शैतानी दानव अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसे जोर से उठाकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जूली वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में मॉर्फिन से भरी सिरिंज होती है। वह अपनी जान देकर अपनी बहन की जान बचाने का फैसला कर चुकी होती है, लेकिन उसी समय वह दानव उनकी मां का रूप धारण कर लेता है ताकि जूली भावनाओं में आकर अपना फैसला बदल दे। कुछ पल के लिए जूली की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह समझ जाती है कि उसके सामने खड़ी यह औरत उसकी असली मां नहीं बल्कि शैतान का छलावा है। अगले ही पल वह बिना 1 सेकंड गंवाए पूरी मॉर्फिन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। यह देखकर दानव गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी ताकत से जूली के शरीर को हवा में उठा लेता है, लेकिन जूली के चेहरे पर डर नहीं बल्कि जीत की मुस्कान होती है, क्योंकि उसने अपनी तय मौत से पहले खुद को मारने की कोशिश करके श्राप के नियम तोड़ दिए थे। उसी पल शैतानी श्राप टूट जाता है और वह दानव चीखते हुए राख बनकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। क्लो अपनी बहन को उस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर जूली की बांह पर बने निशान पर पड़ती है। उसी समय नीचे एक दवा की शीशी गिरती है और फिर उसे जूली की जेब से एक सिरिंज भी मिल जाती है। क्लो तुरंत समझ जाती है कि उसकी बहन पहले से ही सब कुछ सोच कर आई थी। वह तुरंत नालोक्सोन सिरिंज में भरती है और जूली द्वारा बांह पर बनाए गए निशान वाली जगह पर इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही पलों बाद जूली की सांसें वापस चलने लगती हैं और वह धीरे धीरे होश में आ जाती है। उसने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग और इमरजेंसी इलाज की जानकारी का इस्तेमाल करके मौत को कुछ समय के लिए मात दे दी थी। इस तरह उसने शैतान के श्राप को धोखा देकर अपनी और अपनी बहन की जान बचा ली। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपनी मां की कब्र पर पहुंचती हैं और तय किए हुए वादे के अनुसार उन्हें श्रद्धांजलि देती है। सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वे घर लौट रहे होते हैं तभी अचानक जूली का मोबाइल बज उठता है। वह स्क्रीन देखती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश लिखा होता है, काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल्ड। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।